Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Riyaz sir, Chemistry Faculty, Goal Coaching Institute. Today I would like to discuss with you all questions of physical chemistry. Test series for ReNEET 2026, test number 5 that was held on 23rd of May 2026. Let us start the question. First question number is from electrochemistry chapter, and I am telling you this question is given in text NCERT, in text, and that particular question came in IIT, came in NEET and AIIMS also. Similar is the question, वैसा ही क्वेश्चन है, तो यानी ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. You must know. Look what the question says. Platinum, hydrogen 1 atm, HCl का मोलैरिटी इज गिवन 0.04. तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. I'll write the reaction. The reaction will be hydrogen gas, it gives 2H plus 2 electrons. This is the reaction. कहाँ से लाए, ये दिया हुआ देखिए. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट बाय HCl मीन्स आयनिक रिएक्शन करिएगा H प्लस आयन. तो सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट Q निकालेंगे. Q इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. आप जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस आयन मोलैरिटी दिया हुआ क्वेश्चन में 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर करेंगे, दो बार लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. देखिए ये दिया हुआ 1 atm 1, इट विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर -4. तो हम यहां पर लॉग भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन लगाइए, E इज इक्वल टू E नॉट, और E नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E नॉट का वैल्यू 0. फॉर्मूला है E नॉट माइनस E इज इक्वल टू E नॉट. पूरा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q बेस 10. Q है रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ये Q हम लोग निकाल चुके हैं. E नॉट का वैल्यू 0 माइनस 0.059 को राउंड ऑफ फिगर में 0.06 ले लीजिए. 0.059 को 0.06 लेकर बनाएंगे, जल्दी बनेगा. N मीन्स इलेक्ट्रॉन. देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इनटू लॉग बेस 10. Q का वैल्यू ये रहा, Q का वैल्यू 16 इंटू 10 पर -4. इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.03 इंटू लॉग 16, ये लॉग 16 है, माइनस लॉग 10 टू द पावर -4 बेस 10, और ये लॉग 16 है स्टूडेंट. दिस इज लॉग 16, दिस वन. लॉग 16 का वैल्यू log 2 टू द पावर 4. log 16 कैसे निकलेगा, log 2 पे पावर 4, और log 2 का वैल्यू 0.3, log 2 पे पावर 4, तो 4 log 2 हो जाएगा. 4 log 2, log 2 का वैल्यू 0.3, तो 4 log 2 हो जाएगा 1.2 माइनस 0.03, ये आएगा 1.2, और ये इट विल बी -4. माइनस साइन है, इसको सॉल्व करेंगे. 4 माइनस ये 1.2 माइनस 4, ये आएगा -2.8, 0.03 इंटू -2.8. इसको सॉल्व करिए तो आंसर हो जाएगा 0.084. ये आएगा आंसर 0.084 वोल्ट. सो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. इन टेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ, पहले भी बता चुके हैं, नीट आईटी में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Move on another question. After question number 92, it will be question number 95. Question number 95 says, according to Arrhenius equation, a straight line is to be obtained by plotting the logarithm of rate constant. यानी इस log का जिक्र हो रहा है यहाँ पर.
log k, याद कीजिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT प्लस log a बेस 10, a को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन, जो कि ये इक्वेशन है, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग log ऑफ रेट कांस्टेंट एंड केमिकल रिएक्शन log k अगेंस्ट। तो log k को हम लोग किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे? तो ये तो बहुत ही फेमस ग्राफ है, कई बार नीट में आया। तो अगर हम लोग लेंगे 1 अपॉन टेम्परेचर 1/T, तो दिस विल बी नेचर ऑफ ग्राफ, और इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303। तो इसका जो आंसर होगा 95 का ऑप्शन 3। तो 1/T log k और 1 टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो जो स्लोप मिलेगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए, ये रहा स्लोप। तो आप लोगों को याद है ये थीटा स्लोप, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 R, ये हो जाएगा स्लोप, और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट log a हो जाएगा। दिस विल बी, इसकी जरूरत है नहीं, ऐसे इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दीजिए, हमको इन दोनों के बीच में चाहिए। तो log k और 1 टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, after question number 95, it's question number 99. A current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between nickel electrodes in 0.5 liter of 2M solution of nickel nitrate. The molarity of nickel at the end of electrolysis. कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे तो कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे, मोलारिटी निकालेंगे, माइनस करेंगे, कितना मोलारिटी बच जाएगा, उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन जो दिमाग वाले क्वेश्चन, जो दिमागदार बच्चे हैं, जिसको ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है या 1 to 100 लाना है, जिसको एम्स न्यू दिल्ली जाना है, तो उसका दिमाग देखिए कैसे काम करता है। ये निकल इलेक्ट्रोड है, जरा इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट निकल इलेक्ट्रोड। निकल इलेक्ट्रोड में रिएक्शन कैसे होगा वो देखिए। अगर हम एनोड रिएक्शन की बात करें तो ये निकल कन्वर्ट होगा Ni2+ में, चूंकि निकल इलेक्ट्रोड है तो थ्योरी आप जानते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी एनोड पे होगा, और फिर कैथोड पर जो रिएक्शन होगा यही Ni2+, 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके वापस बन जाएगा निकल, ये रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कैथोड पर या एनोड पर, जितना निकल का नुकसान होगा उतना निकल फिर दोबारा बनेगा। एट द एंड मोलैरिटी में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि निकल का ही ऑक्सीडेशन, निकल का रिडक्शन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ निकल इलेक्ट्रोड है, निकल आयन बनेगा, फिर निकल आयन कंज्यूम होगा, जितना मोलैरिटी का लॉस उतना वापस मिल जाएगा। इट मींस मोलैरिटी जो है अनचेंज रहेगा। पहले मोलैरिटी था 2M, अभी भी होगा 2M, देयर इज नो चेंज, क्योंकि निकल का ही ऑक्सीडेशन, निकल का ही रिडक्शन, नो चेंज इन मोलैरिटी। 99 का द आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, वैल्यू ऐसे दे दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, 6 घंटा ये सब दिया हुआ, कोई जरूरत नहीं। निकल का ही ऑक्सीडेशन, निकल का रिडक्शन, जितना लॉस उतना दोबारा गेन हो रहा, नो चेंज इन मोलैरिटी। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 99, इट्स क्वेश्चन नंबर 100। ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन गर्ल्स, स्टूडेंट जरा देख ले। फॉर द रिएक्शन 2HI gives H2 plus I2, the expression, तो you guys you must know that this is a reaction 2HI gives H2 plus I2, the expression -1/2। जो अगर रेट का फॉर्मूला लिखिए, अगर आप रेट के फॉर्मूला को डिफाइन करिएगा, HI का जिक्र हो रहा है यहां पर, तो व्हाट आई विल डू, रेट इज इक्वल टू, लुक दिस इज HI, ये रिएक्टेंट में, तो -1/2 change in concentration of HI अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला, ये dt ले लीजिए, और ये d के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है, इट सिग्निफाइज। हम HI के रूप में रेट लिखें, हम हाइड्रोजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयोडीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, ये तो है नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन का ये फॉर्मूला नहीं है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट हो सकता है, ये एवरेज नहीं होगा। एवरेज के लिए 2 टाइम दिया रहेगा तो 2 टाइम को माइनस करेंगे, एवरेज भी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 3 और 4 में, लेकिन इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 3 इज द आंसर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो चूंकि कैलकुलस के टर्म में तो हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 100, मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 102।
ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है। एट सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंटेन 25 मोल% ऑफ ए, whereas the vapor form equilibrium the solution will have 50 mole% of A। देखिए जरा गौर से, क्वेश्चन में दो चीज बताया गया, A का दो रूप, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन 25 मोल% और उसी A का मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में 50% दिया हुआ, 50%। इन वेपर फॉर्म द सॉल्यूशन ये 50 मोल%, 50 मोल% किसमें? वेपर फॉर्म में, और सॉल्यूशन में 25 मोल%। ए का जिक्र हो रहा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 25%, 25/100 0.25 मोल, 25% लिखा हुआ, 25 मोल%, 25 मोल बटे 100 मीन 0.25 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो ये 75 हो जाएगा ऑब्वियसली। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, एक्स ए जीरो। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 0.25 बटे टोटल, टोटल हो जाएगा 1.25 प्लस 0.75 का सम 1, तो मोल फ्रैक्शन ए का होगा 0.25। उसी तरह मोल फ्रैक्शन बी का होगा 0.75। पहले हम रॉल्स लॉ लगाएंगे, ये है रॉल्स लॉ। Pt इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। P नॉट ए P नॉट बी वेपर फॉर्म प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, P नॉट बी वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, P टोटल नहीं पता, लिख लीजिए P टोटल, P नॉट ए इसी का तो रेशियो मांगा जा रहा, P नॉट ए एक्स ए का वैल्यू 0.25 प्लस P नॉट बी, ये भी अननोन है, इंटू एक्स बी 0.75। अब इतना आप जानते हैं, ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये पी ए है, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, और ये जो वैल्यू है ये है पी बी, प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। ये रॉल्स लॉ। अब इसमें डाल्टन्स लॉ को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वेपर फॉर्म का जिक्र हो रहा। डाल्टन्स लॉ शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, DL, डाल्टन्स लॉ। याद कीजिए फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए डाल्टन के मुताबिक PT एक्स ए डैश। दोनों में फर्क है स्टूडेंट। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये लिक्विड स्टेट में, ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में, और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में। उसी तरह PB प्रेशर ऑफ B, यहां पे डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं, डाल्टन्स लॉ, PB इज इक्वल टू PT इंटू XB डैश। क्या है XB डैश? XB डैश हो गया मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म यानी गैसीय स्टेट में। अब हम क्या करेंगे, ये PA के जगह पर यहां से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जरा कैलकुलेटिव है ये, PA का वैल्यू पुट करेंगे P नॉट ए इंटू 0.25। इस PA के जगह पर ये वाला जो PA, इसको अलग कर देते हैं हम। ये जो PA देख रहे हैं इसके जगह पर हम लिखेंगे P नॉट ए इंटू 0.25। दिस इज इक्वल टू PT एक्स ए डैश कितना दिया हुआ, ये वैल्यू भी लिख दीजिए, 50 मोल%, यानी दोनों आधा आधा, 50/100 50/2, 50 मोल%, दोनों आधा आधा, तो ये 1/2 गैसीय स्टेट में। अब आइए PB के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये PB के जगह पर ये वैल्यू P नॉट बी इंटू 0.75 प्लस P टोटल को P टोटल रहने दीजिए, XB डैश 0.5, क्योंकि 50 मोल% दिया हुआ, 50 मोल%, यानी दोनों आधा आधा हो जाएगा, 50/100 0.5 मोल, तो वो भी 0.5 मोल, तो मोल फ्रैक्शन दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, P नॉट है, देखिए ये वैल्यू दिया हुआ, तो व्हाट वी विल डू, हम कहां पर, यहां पर से PT निकालेंगे, PT यहां से PT को इक्वेट करेंगे, तो PT विल बी 2P नॉट ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको गुना कर देंगे हम, ये आएगा 0.5। इसको कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा एक्स ए डैश 0.5
और वो भी 0.5, तो ये हाफ है, ये 0.5 आ जाएगा 2PA0। तो ये 0.5 है, ये 2, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो गुना कर देंगे। रुकिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/2 की जगह पर हम 0.5 पुट करते हैं, तब थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। ये 0.5 है, तो PT, यहां से PT को निकालेंगे। देखिए यहां से PT को निकालेंगे तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू P0A इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5। थोड़ा पॉइंट को समझिएगा। और ये PT हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे PT का वैल्यू, इसको हम इधर कर रहे हैं, बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं। ये PT जो यहाँ से उठाएं, इसको यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए P0B इंटू 0.75, इस वैल्यू को पुट करिए P0B इंटू 0.75 प्लस, ये इंटू है, ये प्लस नहीं इंटू है, इंटू दिस इज इक्वल टू PT का वैल्यू कितना था P0A 0.25 बाय 0.15, तो ये PB, ये इक्वल का साइड है, इक्वल। थोड़ा सावधानी से बनाइए इस क्वेश्चन को। P0B, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वेट, लेट मी स्क्रॉल इट। तो P0B, एक मिनट स्टूडेंट, ये P0B इंटू P0B इज इक्वल टू 0.75 इंटू PT। ये यहां पर PT का वैल्यू देखिए, ये फॉर्मूला है PT P0B, ये P0B इज इक्वल टू PT इंटू XB डैश। अब इस XB डैश को, रुकिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। वेट, लेट मी कैलकुलेट इट वन मोर टाइम, नहीं तो ये हौच पौच हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। वेट, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन वन मोर टाइम, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया ये कैलकुलेशन ड्यू टू लिमिटेड स्पेस। लेट मी डू इट। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 25 मोल परसेंट, 25/100 0.25, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 25%, 25/100 0.25। तो उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये हो जाएगा 0.75। मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन ए 0.25/1, यानी ये 0.25 आएगा। अब मोल फ्रैक्शन बी 0.75/1, ये आएगा 0.75। पहले रॉल्स लॉ लगाएंगे। क्या है रॉल्स लॉ? PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA का वैल्यू हम लोग जानते हैं P0A इंटू XA, P0A इंटू XA आएगा 0.25 प्लस P0B इंटू XB खुद का मोल बाई टोटल मोल हो जाएगा 1, तो ये आएगा 0.75। ठीक, तो ये रहा रॉल्स लॉ। अब यहां पर हम डाल्टन्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। डाल्टन्स लॉ शॉर्ट में लिख रहे हैं। डाल्टन्स लॉ को याद कीजिए। प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ये फॉर्मूला PT XA डैश। उसी तरह प्रेशर ऑफ B PT इंटू XB डैश, ये फॉर्मूला है। ये XA डैश क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। और XB डैश क्या होगा? मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म। 50 मोल परसेंट दिया हुआ, 50 मोल परसेंट मीन्स 50/100 0.5, तो दोनों का आधा आधा मोल। तो यहां पर हम लिखेंगे PA इज इक्वल टू PT इंटू 0.5, और यहां पर लिखेंगे PB इज इक्वल टू PT इंटू, ये भी 0.5। दोनों में फर्क है। ये मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में, ये भी वेपर फॉर्म में। ये मोल फ्रैक्शन, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं दिस वन, ये लिक्विड स्टेट में और ये भी लिक्विड स्टेट में। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसको क्या लिखिएगा? फॉर्मूला अगर लिखेंगे हम लोग PA XA प्लस P0A XA प्लस P0B XB, तो दोनों ये अलग अलग मोल फ्रैक्शन है, ये लिक्विड स्टेट में और वो गैस स्टेट। अब इसको सॉल्व कर दे, देखिए आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? PA का वैल्यू जो देख रहे हैं, इस P0A PT
पीटी का वैल्यू अब कहीं पर से यहां पर से पुट करेंगे। ये जो पीटी देख रहे हैं ये पीटी इंटू 0.5 और ये पीबी। अब पीए का वैल्यू यहां से उठाएंगे। ये देखिए ये पीए है, दिस वन पीए के जगह पर हम लिखेंगे, ये पीए के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, P0A इंटू 0.25, दिस इज इक्वल टू PT इंटू 0.5। यहां से PT के वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, PT इज इक्वल टू P0A इंटू 0.25 अपॉन 0.5। ये PT का वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा कैलकुलेटिव है स्टूडेंट, ये जो PT है ये PT को यहां से उठा के वहां पुट कर रहे हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। थोड़ा टफ क्वेश्चन में ये गिनती हो सकता है, कैलकुलेटिव है ये, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे। PT, ये PT का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 0.5, देखिए आंसर आ गया। ये दोनों कैंसिल, तो PT का वैल्यू P0A इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5, और जब इसको आप सॉल्व करिएगा यू विल गेट द आंसर P0B इंटू 0.75। ये 0.75 है P0B। PT इज इक्वल टू P0A, PT इज इक्वल टू P0A इंटू 0.25 अपॉन 0.25। तो इसको जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो यू विल गेट द आंसर। तो व्हाट वी हैव डन, PT इज इक्वल टू P0A इंटू 0.25 बाई 0.25, और इसमें जो वैल्यू हम पुट किए हैं PB इज इक्वल टू PT इंटू XB डैश, PB इज इक्वल टू PT इंटू XB डैश, PB इंटू 0.75, ये 0.75 ये वैल्यू। रुकिए इसको जरा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। PB इज इक्वल टू PT इंटू 0.5, तो P0B PB के जगह पर P0B इंटू XB, P2 XB डैश, PB के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, दिस वन PB इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे P0B, इसको भी तो पुट करना है, इस PB के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे इंटू 0.75, यस, एंड दिस इज इक्वल टू, अब PT का वैल्यू पुट करिए P0A इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक, इंटू 0.5। अब देखिए आंसर आ गया 0.5 कैंसिल, आंसर आ गया स्टूडेंट, देख लीजिए P0A अपॉन P0B। पॉइंट्स थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, 0.25, 75/25, द आंसर इज 3:1, ये दिया हुआ 3:1 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, 102 का आंसर भी। ओके, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, सावधानी से बनाइए, नीट में इतना कैलकुलेटिव आता नहीं लेकिन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन तो फंसाएंगे आपको, उस तरह का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 102, इट्स क्वेश्चन नंबर 105। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, इन टेक्स्ट में, हेनरीज लॉ में, इसको समझिएगा इस क्वेश्चन को। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell. The same word has been used in NCERT. और आपको बता दें ये NCERT in text 1.6 का क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिएगा इसको, in text 1.6 नहीं, आज क्योंकि आज ही हम इस क्वेश्चन को एक बैच में, टारगेट बैच में पढ़ा कर आ रहे हैं, दिस चैप्टर फाउंडेशन 12th में, इसलिए हमको याद है पेज नंबर 8 में दिया हुआ NCERT में, न्यू बुक NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 1.6 सेम क्वेश्चन है, खाली डेटा थोड़ा सा इधर उधर किया। STP, सबसे पहले आइए STP पे टेम्परेचर तो 0 डिग्री, प्रेशर की बात करें तो 1 बार, ठीक। मोलैलिटी दिया हुआ क्वेश्चन में 0.2 m, 0.2 m का मतलब हुआ 0.2 मोल ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर। 0.2 मोलल, मोलल मींस मोल पर केजी, तो 0.2 मोलल हो जाएगा 0.2 मोल डिवाइडेड बाय 1 kg, और आप सभी बच्चे जानते हैं 1 kg वाटर में कितना मोल, 55.55 मोल। हेनरीज लॉ के फॉर्मूला को जरा याद कीजिए, P इज इक्वल टू KH गुना नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस
प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। और एक चीज आप जानते हैं, गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वाटर की तुलना में बहुत कमजोर होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। जब हम पढ़ाते हैं अपने बैच में तो हम बच्चों को बताते हैं कि इस फॉर्मूला को, हेनरीज लॉ के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से बनाइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। प्रेशर एसटीपी पे प्रेशर 1 बार लेंगे, केएच का वैल्यू, केएच ही चाहिए हमको, केएच इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये रहा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 0.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये कितना 55.55, 0.2 बटे 55.55। जब इसको सॉल्व करिएगा 277.7 बार आएगा। KH इज इक्वल टू 277.7 बार, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। और आप जानते हैं 1 बार, अब बार को पास्कल में लाना है, एक बार 10 to the power 5 पास्कल, एक बार 10 to the power 5 पास्कल के बराबर है, तो हमको चाहिए पास्कल में। आंसर आया बार में 277.7 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। इसको जब राउंड ऑफ इसको करेंगे, एक डिजिट डेसिमल में लाएंगे तो 2.7 इंटू 10 to the power 7 पास्कल। ये किस ऑप्शन के नजदीक है, ऑप्शन 4 के नजदीक है, ऑप्शन 4 इज द आंसर। कैलकुलेटिव है और एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन नंबर 1.6 इन टेक्स्ट, देख लीजिएगा। तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 105, इट्स क्वेश्चन नंबर 106। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। और आप जानते हैं डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट। प्रोडक्ट में है, देखिए रिएक्शन को, प्रोडक्ट में है CO और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू -110.5 प्लस प्रोडक्ट में CO है और वाटर, CO का वैल्यू दिया हुआ -110.5 और वाटर का जो वैल्यू दिया हुआ, वाटर इसका वैल्यू दिया हुआ है -241.8। ये रहा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में CO2 और CO2 का वैल्यू -393.5 और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म का फॉर्मेशन हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, H2, Cl2, Br2 एटसेट्रा का फॉर्मेशन का वैल्यू 0 होता है। ये थ्योरी आप जानते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 2। बाकी कैलकुलेशन है यू डू बाय योरसेल्फ। 41.2 विल बी द आंसर, किलो जूल पर मोल। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। After question number 106, what question is telling, on adding Na2SO4 solution in each Ag plus barium and calcium ion, the species that first precipitated। जरा याद कीजिए, थ्योरी को याद कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन कितने आसानी से बनाएंगे। S जिसका सॉलिबिलिटी ज्यादा, जिस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी ज्यादा निकलेगा उसका जो प्रेसिपिटेशन का दर है वो घट जाएगा। जो सॉल्ट पानी में घुल गया आसानी से वो जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो पॉइंट ये है, सॉलिबिलिटी मैक्सिमम, प्रेसिपिटेशन रेट स्लो। वो सॉल्ट जिसका S का वैल्यू मैक्सिमम निकलेगा उसका प्रेसिपिटेशन कमजोर रहेगा, क्योंकि सॉल्ट अगर घुल गया तो वो जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो देखिए, तो यहां पर कौन कौन सा सॉल्ट दिया हुआ, सॉल्ट दिया हुआ है आपको बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और Ag2SO4। तो आप निकालिए S का वैल्यू, 108 इज द क्वेश्चन। S का वैल्यू निकालिए। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बोल रहा क्वेश्चन में कि कौन जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये AB टाइप है, AB टाइप। बेरियम सल्फेट का जब S निकालेंगे ये आएगा √10⁻11। कैल्शियम सल्फेट का सॉलिबिलिटी निकालिएगा तो ये आएगा √10⁻6। और ये AB2 टाइप है, कुछ बच्चों को याद है AB2 टाइप 4s पे पावर 3। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी इसका निकलेगा।
और सबसे कम सॉलिबिलिटी इसका होगा √10⁻11। बिना पेन छुए बना सकते हैं। AB2 टाइप, फॉर्मूला याद कीजिए 4s पे पावर 3, AB3 रहता है तो 27s पे पावर 4। जिसका थ्योरी क्या है, जिसका s मैक्सिमम वो जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, जिसका s कमजोर है, सॉलिबिलिटी कमजोर है, वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सबसे कमजोर s का वैल्यू यहां निकलेगा 10⁻11। बिना पेन छुए बनाइएगा और इसका सबसे ज्यादा s का वैल्यू होगा, ये सबसे अच्छे से घुल जाएगा। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट वो होगा जिसका s मिनिमम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट, 20 दी आंसर, बेरियम सल्फेट 20 दी आंसर। इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, एग्जामिनर ऐसे दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, दिमाग से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। After question number 108, it's question number 1110. When calcium acetate is dissolved in water, calcium acetate का जिक्र हो रहा, हालांकि ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, लेकिन बना लीजिए, कोई हर्ज नहीं। दिस इज कैल्शियम एसीटेट, इसका आयनिक रिएक्शन Ca2 प्लस 2 moles ऑफ एसीटेट आयन। तो व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हीट इज रिलीज्ड, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। द टेम्परेचर इज रेज। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ली चैटेलियस प्रिंसिपल को याद कीजिए, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो थ्योरी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर कैल्शियम एसीटेट का इक्वेशन लिख दिए, और क्वेश्चन में बोलता है हीट इज इवॉल्व्ड, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि ये है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों कंबाइंड होगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा। सॉल्युबिलिटी मैंने ये जो आयंस बना है ये कमजोर होता जाएगा, ये आयंस जोड़कर वो वापस बना देगा कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो 110 का जो आंसर है ये हो जाएगा 2, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम एसीटेट विल डिक्रीज। क्योंकि सॉल्युबिलिटी होने के लिए आयंस का बनना जरूरी था, और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये दोनों आयंस कंबाइन होगा। जब ये दोनों आयंस कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली उसका संख्या घटेगा सॉल्यूशन में, और इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि कई बार नीट में भी रिपीट हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। After question number 110, it's question number 112. Just a moment. Which of the following is incorrect about reversible process? Reversible, a system always remain in thermodynamic equilibrium. तो ये बात तो सही है, इक्विलिब्रियम में हमेशा रिएक्शन अपने आगे वाले रिएक्शन के साथ पीछे वाला जो फेज है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये इनफाइनाइट स्लो रिएक्शन है। रिवर्सिबल का खासियत है इनफाइनाइट सीमली स्लो रिएक्शन, और इसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। खैर स्टेटमेंट पढ़िए, पहला तो ठीक है, द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, बिल्कुल सही। रिवर्सिबल में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड ऐसे चलता रहेगा, ये रिएक्शन कभी भी अपने अंजाम की ओर जल्दी पहुंचेगा नहीं, यही रिवर्सिबल की खासियत है। द प्रोसेस में बी रिवर्स एट एनी स्टेज ओनली बाय मेकिंग इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। और जरा लास्ट ऑप्शन को देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में बी परफॉर्म्ड इनफाइनाइट, ये तो सरासर गलत है, इसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट समय लगता, और यहां पे लिख रहा है कि ये फाइनाइट टाइम लगा, जो कि गलत हो गया। और ये स्टेटमेंट देखिए थर्ड, तो ये तो फोर्थ तो गलत हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट समय लगता है, यहां पे लिखा हुआ फाइनाइट। और द प्रोसेस में भी रिवर्स एट एनी स्टेट, ये सही बात है। ये हमेशा अपने रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा जो है अपने फॉरवर्ड रिएक्शन में जो जाता है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये इक्विलिब्रियम में वापस कभी भी आ सकता है, ये पीछे की ओर जा सकता है, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फाइनाइट, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस को समय लग जाता है इनफाइनाइट टाइम। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, यही गलत है। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 112, इट्स क्वेश्चन नंबर 115। ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 115, एडियाबेटिक चेंज, राइट द फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखिए आगे में क्या लिखा हुआ, द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन चेंज इन। अब देखिए वर्क डन किस पे निर्भर करेगा, यू पर, और आप जानते हैं यू टेम्परेचर पे निर्भर करता है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलेंगे इंटरनल एनर्जी बदल जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो किसके बदलने से यू बदलेगा, तो यू बदलेगा
टेम्परेचर के बदलने से सीधी आंसर। ये तो आप जानते हैं, टेम्परेचर चेंजेस, इंटरनल एनर्जी विल चेंज, तो द आंसर इज टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, तो वर्क डन, द वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज डिपेंड्स अपॉन, तो वर्क डन डिपेंड करेगा यू पर, इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी बदलता है टेम्परेचर के बदलने से, तो जब इंटरनल एनर्जी बदलेगा तो वर्क डन बदल जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, ओके, मगर कंसेप्चुअल। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 115, इट्स क्वेश्चन नंबर 117। 117 ही तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल अगर है तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू का वैल्यू 14, तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू निकालेगा तो 7 हो जाएगा, तो ए का ऑप्शन विल बी एस, ए जो है एस से मैच करेगा, तो थ्योरी है, फॉर्मूला है, ए मैच करेगा एस से। उसके बाद आइए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद है, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेबी, यानी बी का ऑप्शन हो जाएगा बी का हो जाएगा क्यू, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस लॉग सी, बी का हो जाएगा क्यू, बी विल बी मैच्ड विथ क्यू, ओके। आगे बढ़िए सी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सी का तो फॉर्मूला है, तो देखिए सी का फॉर्मूला आर से मैच करे, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, सब याद कर लेना है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है। उसके बाद डी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड एंड वीक बेस ये रहा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इसका आप ऑप्शन हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। तो फॉर्मूला इसमें क्या बताएं आपको, ये तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ओके। मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आफ्टर 117, it's question number 122, which of the following electromagnetic radiation, इसके लिए तो अभी भी हम कुछ फाउंडेशन बैच में जब शुरू किए, फाउंडेशन 135 में जो चल रहा, उन लोग को ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। देखिए तो हम भी आपको ट्रिक बताते हैं। हम जब आप लोग की तरह स्टूडेंट थे ना, एक वर्ड हम इसको फ्रेम किए थे इंग्लिश में, और इससे हम रट गए, अभी तक हमको याद है, हम भूले नहीं, और ये हम आपको बताते हैं ट्रिक कैसे याद किया जाता है। कगजुलियर, आई विल राइट इन हिंदी फर्स्ट अ वर्ड, कगजुलियर, आप चाहें तो इसको रट जाइए क्योंकि नीट में आता है। अब सवाल ये कि हम लिखे क्या, जरा सुनिए, ये कॉस्मिक रे, ये गामा रे, ये एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, लाइट स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रे, इलेक्ट्रिक रे, और ये रेडियो वेव्स, और ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर है वेवलेंथ का, और इसको उलट दीजिए तो ये ऑर्डर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर। तो अब यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ, बोला गया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है, हम दो लेटर को जोड़कर हिंदी का एक वर्ड बना दिए थे, जब आप लोग की तरह स्टूडेंट थे हम ऐसे रटे थे, वे बैक इन 2001, 25 साल हो गया, अभी तक याद है हमको। कगजुलियर, दो वर्ड को जोड़ दिए और सेंटेंस फ्रेम किए। फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे, हालांकि ये दिया हुआ नहीं ऑप्शन में। आगे बढ़िए, गामा रे भी नहीं दिया हुआ, एक्स रे, देखिए ये एक्स रे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, एक्स रे का। अगर सीक्वेंस को अगर इस तरह से याद कर लिएगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में होता सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो आंसर होता रेडियो वेव्स, ये है रेडियो वेव्स, आर लास्ट में। तो ये तरीका इसको रटने का, आप लोग रट जाइए इसको, ओके। Move on, another question. After question number 122, it's question number 124. तो ये रेडियस का फॉर्मूला है, पहले रेडियस का फॉर्मूला हम लिखेंगे, R is equal to 0.053 into n square upon z। अब यहां पर जो रेडियस है वो वैल्यू दिया हुआ 1.578, ये रेडियस दिया हुआ स्टूडेंट 1.578 और 0.53 n स्क्वायर, n निकालना है, z फॉर लिथियम इज 3। जब इसको सॉल्व करिएगा ना स्टूडेंट, बाकी कैलकुलेशन है, ये आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 9, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, n का वैल्यू आएगा 3। n निकाल लिए, यही तो मेन चीज था। इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 to the power 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वे टू सॉल्व। वेलोसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। n निकाल लिए, मेन तो n था, n निकाल लिया, आंसर आ जाएगा 10 to the power 6 z। लिथियम का जिक्र हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये 3 और n का वैल्यू भी 3।
आंसर मीटर पर सेकंड में। Z तो 3 होगा लिथियम का, और N का वैल्यू 3 निकालिए। 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। 124 का आंसर 1। ठीक, आगे बढ़िए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 124, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 124 इट्स क्वेश्चन नंबर 127। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जरा फॉर्मूला को याद कीजिए। तो हम लिखते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और अभी तो नीट में भी आया ये क्वेश्चन, नीट में भी है, वो बल्ब का पावर दिया हुआ था जिसमें एफिशिएंसी था 8%, याद होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया नीट में इस तरह का। तो ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो हम जब क्लास में पढ़ाते तो ये सब क्वेश्चन को हाईलाइट कर देते हैं, टिक कर देते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेन नीट था 3rd मई को, उससे पहले कुछ बैच में हम पढ़ा रहे थे, उसमें क्वेश्चन जब बनवा रहे थे तो बच्चों को बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी आया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n मीन्स नंबर ऑफ फोटोन, टोटल, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटोन। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वेवलेंथ दिया हुआ, तो एनर्जी ऑफ एक फोटोन का फॉर्मूला hc बटे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी रहता तो E इज इक्वल टू h न्यू, h गुना c। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जानते हैं, h का वैल्यू लिखिएगा और c लिखिएगा, जब गुना करिएगा ना तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो एक कांस्टेंट है, आप चाहें तो इसको रट सकते हैं, ये आपको आसान कर देगा न्यूमेरिकल। h गुना c का वैल्यू इतना होता है, h प्लैंक कांस्टेंट और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आया जूल में, यानी 2/5 इंटू यहां पे 10 टू द पावर -7 और ये 25 -18 जूल, ये आ गया। अब आइए n निकालना है, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ फोटोन पूछा जा रहा, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी देख लीजिए स्टूडेंट, ये है टोटल एनर्जी, ये जो देख रहे हैं ना 10⁻⁷ जूल प्रति सेकंड, ये है टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, 10 टू द पावर -7 जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला को यूज करें, बटे एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाले 2/5, 2/5 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। जूला जूल कट गया तो ये आएगा रेट प्रति सेकंड में, रेट पर सेकंड। 5/2, ये 5 ऊपर चला गया, इंटू 10 टू द पावर 11, 2.5 इंटू 10/11, देखिए आंसर आ गया, ये आ गया आंसर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11। दिस इज द वे, कितना आसान हो गया। h गुना c का वैल्यू आप रेडी है, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻25। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। मूव ऑन, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 127 इट्स क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन में बोला जरा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको बता दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम वो करता है जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन। A reduction means decrease in oxidation number। पहले तो पॉइंट को समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन माने जिसका डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। कैनॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा जिसका रिडक्शन संभव नहीं है। अगर क्रोमियम का चार्ज निकालिएगा +6, क्रोमियम +6 से 0 जा सकता है, Fe3+, ये घट सकता है, MnO4- भी घट सकता है, लेकिन I- अपने न्यूनतम ऑक्सीडेशन स्टेट में, हैलोजन है F-, Cl-, Br-, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। आयरन +3 से घटकर +2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्रोमियम +6 से घटकर 0 हो सकता है, मेटल है ये, 0 भी हो सकता है। और ये मैग्नीज +7 से घटने का चांस पूरा है, +2 भी होगा, +4 भी होगा, लेकिन I- अपने न्यूनतम में, जो अपने मिनिमम में, इससे कम नहीं हो सकता। तो ना ये घटेगा -1 से, ना ये कमजोर होगा, माने इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना घटेगा ना इसका रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन ही नहीं होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, बाकी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ये सब कई बार आया नीट में ऐसा क्वेश्चन। One last question is there after question number 131. We have got question number 134 also. The number of mole of dichloro. देखिए ये बनेगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल है, कभी कभी नीट में आता है, ये बनेगा इस क्वेश्चन से, मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट से बना लीजिए।
equivalent of N2H5 is equal to equivalent of dichromatoin. इक्विवेलेंट से बनता है रिडॉक्स साइटेशन का क्वेश्चन, और देखिए N2H5 का इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ 0.816, इसके इक्विवेलेंट को डाइक्रोमेटाइन के इक्विवेलेंट से जोड़ दिए। कैसे एन फैक्टर निकलेगा, जरा एन फैक्टर याद कीजिए, ये +6 और ये +3, एन फैक्टर निकालने हम डाइक्रोमेटाइन का 6 और 3 में 3 का अंतर है और 2 से गुना करते हैं, तो पढ़े हैं सभी बच्चों को याद है। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज कितना का है 3 का और क्रोमियम का संख्या 2, चेंज गुना क्रोमियम का संख्या, क्रोमियम का निकाल रहे हैं, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव 3 का है और क्रोमियम का संख्या 2 है, तो जितना एटम रहता है उससे गुना करते हैं चेंज को, तो वो निकलता है एन फैक्टर। तो डाइक्रोमेटाइन में क्रोमियम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, आंसर आ गया। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख दें आपके लिए हम, इक्विवेलेंट होता है किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल गुना एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल गुना एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में पूछा जा रहा नंबर ऑफ मोल, हम x मोल मान लेते हैं और इसका एन फैक्टर कितना है 6, तो इसको सॉल्व करिए। 0.816/6 को जब सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर 0.136, दिस इज द आंसर। तो ये इक्विवेलेंट से बना ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स करेक्टली। ओके।